प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना भाषा बोध, जो कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, उसका चौथा प्रश्न करेंगे आज। इसमें है, वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो और उनके भेद लिखो। आपको वाक्य दिए गए हैं, हमें उनमें से संज्ञा शब्द को पहले पहचानना है और क्या करना है, भेद लिखना है। मैंने आपको कल बताया था कि आप जरूर संज्ञा शब्द की परिभाषा और उसके भेद जो हैं उनको याद करके आइएगा। हमने ये व्याकरण में पढ़ा भी है, इसीलिए कोई नई चीज़ आपके लिए है नहीं। तो फिर से एक बार मैं दोहरा के इसके प्रश्नों के उत्तर हम आज हल करेंगे। तो सबसे पहले संज्ञा होता क्या है? तो संज्ञा संसार में सभी चीज़ों का नाम है, आपको पता है, नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। तो परिभाषा के अनुसार से हम पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, या फिर भाव, मन में जो उमड़ते भाव हैं जैसे खुशी, घृणा, दुख, जलन, ईर्ष्या, ये सब भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गई हमारी परिभाषा। अब चलते हैं संज्ञा के भेद। ये भी हमने आपको बताए थे व्याकरण में। तो ये मत सोचिएगा कि जो व्याकरण है हमारे व्याकरण के जो पाठ्य पुस्तक में ही ख़त्म हो जाएगी। ये देखो, हमारे जो व्याकरण के अलावा पाठ में भी अभ्यास प्रश्नों में हमें व्याकरण मिल रहा है। और ये इन वाक्यों में से हमें संज्ञा शब्द पहचानना है। संज्ञा तो पहचानना भी है, साथ में उसका भेद भी लिखना। तो संज्ञा शब्द को हम रेखांकित करेंगे। भेद कौन कौन से थे, एक बार फिर से भेद दोहरा देते। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हम तीनों भेदों के बारे में जानेंगे। अब पहचानेंगे कैसे? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी खास स्थान का नाम को हम क्या बोलेंगे, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेंगे। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसका नाम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखते हैं। जातिवाचक, जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे हम लड़का बोलते हैं तो संसार के सभी लड़के का बोध होता है, ज्ञान होता है। गाय बोलते हैं तो संसार की सभी गायों, चाहे हमारे देश की हों, चाहे संसार के किसी भी कोने में हो, उसका हमें ज्ञान कराती है, बोध कराती है। पेड़ तो बहुत से हैं, बहुत तरह के हैं। तो किसी खास पेड़ का नाम, अगर बोधि वृक्ष बोलेंगे जो सारनाथ में, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक, किसी खास पेड़ की बात कर रहे हैं। तो घोड़ा जातिवाचक है, संसार के सभी घोड़े इसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन हम चेतक बोलेंगे तो महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम चेतक था, तो वो चेतक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर किसी खास की बात की जाए तो खास का ही नहीं कि व्यक्ति बहुत बड़ा होना चाहिए। महात्मा गांधी ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऐसी बात नहीं। अगर आपका दोस्त राहुल, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो किसी खास व्यक्ति का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जातिवाचक से पूरी जाति का बोध होता है। और सबसे आसान है भाववाचक। भाववाचक से मन में उमड़ते वाले भाव होते हैं, जैसे कि खुशी हो गया, दुख हो गया, ईर्ष्या हो गया, जलन हो गया, ईमानदारी, अच्छाई, सच्चाई, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, भावों के नाम। तो बहुत आसान है। शुरू करते हैं अपना चौथा प्रश्न बिना देर किए। ये हमारा भाषा बोध का चौथा प्रश्न है। वाक्यों में संज्ञा शब्दों को, वाक्यों में संज्ञा शब्दों को, संज्ञा शब्दों को वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो
रेखांकित करो, रेखांकित करो। रेखांकित का अर्थ मैंने आपको बताया था अंडरलाइन। रेखांकित करो और उनके भेद लिखो, करो और उनके भेद लिखो, उनके भेद लिखो। तो शुरू करते हैं, भेद क्या क्या है। पहला वाक्य पढ़ते हैं। तो हमें वाक्य दिया रहेगा, उसमें से संज्ञा शब्द पहचानना है और उस संज्ञा शब्द का भेद भी लिखना है। ये तीनों चीज़ को करना है। तो पहले वाक्य में लिख देता हूँ। पहला है, खुशी के मारे उसे बोला न जा रहा था। खुशी के मारे उससे बोला न जा रहा था, उससे बोला न जा रहा था, बोला न जा रहा था, न जा रहा था। ये हो गया हमारा वाक्य। इसके बाद हमने इसका क्या लिखना है, संज्ञा पहले पहचानते हैं। तो इसमें संज्ञा क्या है, खुशी के मारे उससे बोला न जा रहा। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द है, भाव क्या है, खुशी। तो ये संज्ञा क्या है, खुशी। तो हम इसे रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन। तो पहला काम हमने किया, इसको रेखांकित कर दिया। शब्द है खुशी। तो ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है कि भाववाचक। तो हमें पता है खुशी ये मन में पैदा होती, ये भाव है मन का, तो ये भाव का नाम है खुशी। तो ये संज्ञा है, हम इसे लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे जगह लिखते हैं भाववाचक संज्ञा। दूसरा वाक्य चलते हैं, हमारा ख वाक्य है। आओ मेरे यहाँ शांति से बैठो। आओ, आओ मेरे यहाँ, आओ मेरे यहाँ शांति से बैठो, शांति से बैठो। आओ मेरे यहाँ शांति से बैठो। नाव तो मेरे पास है नहीं। तो इसके अंदर सबसे पहले इस वाक्य को देख लेते हैं। आओ मेरे यहाँ शांति से बैठो। तो यहाँ पे क्या संज्ञा है, शांति। एक भाव है शांति, खुशी, ईमानदारी, घृणा, ये तो शांति है यहाँ पे संज्ञा है। और ये भी भाववाचक संज्ञा, मन का भाव होता है शांति, भाववाचक संज्ञा। ग पे आ जाते हैं, तीसरा वाक्य। नाव तो मेरे पास है नहीं। नाव तो मेरे पास, नाव तो मेरे पास है नहीं, है नहीं। पूर्ण विराम।
तो नाव जो है संज्ञा है यहाँ पे, देखो ध्यान से। नाव संज्ञा है किसी वस्तु का नाम। नाव तो नाव है केवल, तो के नीचे नहीं आना चाहिए। नाव तो मेरे पास है नहीं, नाव है संज्ञा। किसी खास का नहीं तो जातिवाचक होता है, पूरी नाव जाति के लिए, पूरी वस्तुओं का बोध कराए। संसार में जितनी भी नाव है सबका बोध कराता है, तो इसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक घ, चौथा वाक्य है हमारा घ। इसको लिखते हैं चारों ओर हरियाली छाई है। चारों ओर हरियाली छाई है। हरियाली छाई है। पूर्णविराम। तो यहाँ पे हरियाली जो है संज्ञा शब्द है। हरियाली भाव है, तो हम इसे भी भाववाचक संज्ञा लिख रहे हैं। भाववाचक संज्ञा। और पांचवा वाक्य है बलदेव झट से पेड़ पर चढ़ गया। बलदेव झट से पेड़ पर चढ़ गया। पूर्णविराम। ये है हमारा व्यक्तिवाचक। किसी का नाम है बलदेव, किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, बहुत आसान है। तो आज हमने क्या किया, हमें वाक्य दिए गए थे, वाक्य में से संज्ञा पहचाना और उसका भेद लिखा। तो पहला वाक्य था खुशी के मारे उससे बोला न जा रहा। तो खुशी होता है भाववाचक संज्ञा, हमने लिखा। आओ मेरे यहाँ शांति से बैठो, ये भी भाववाचक, शांति जो है भाववाचक संज्ञा है। नाव तो मेरे पास है नहीं, नाव जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है, संसार के सभी नावों का बोध कराती है, तो जातिवाचक। चारों ओर हरियाली छाई, तो हरियाली क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। बलदेव झट से पेड़ पर चढ़ गया, किसी खास व्यक्ति का नाम है या बालक का नाम है, तो हम लिखेंगे बलदेव व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक ने इस कहानी का नाम दानी पेड़ क्यों रखा है। ये हॉर्स वाला है, तो आपने इसको नोट कर दिया है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब चलते हैं सोचो और लिखो के अंतर्गत करेंगे। भाषा बोध हमारा पूरा हो चुका है। तो इसके अंदर करते हैं। अब सोचो और लिखो। सोचो और लिखो।
पहला है हमारा पहला प्रश्न, दो प्रश्न है इसमें। पहला है, लेखक ने इस कहानी का नाम दानी पेड़ क्यों रखा है? लेखक ने इस कहानी का नाम दानी पेड़ क्यों रखा है? दानी पेड़ क्यों रखा है? क्यों रखा है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि हमने देखा इस पाठ में। अब पाठ पे चलते हैं। इस पाठ में हमने क्या देखा कि जो लेखक है उसने देखा कि जो लड़का है वो हमेशा ज़रूरत के समय आता था। जब उसको कोई किसी चीज़ की, वस्तु की ज़रूरत होती थी, चाहे पैसे की, घर की, नाव की या आराम की, तभी वह पेड़ के पास आता था। और पेड़ अपना सब कुछ उसको देता गया। चाहे पहले उसने फल दिए, फिर शाखाएं दी, फिर तना दिया, यहाँ तक कि जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने अपने ठूठ पर बैठ के आराम करने भी दिया और वह हमेशा खुश रहा। कौन? पेड़ सब कुछ दान करता रहा। तो इसलिए इसी बात से प्रभावित होकर लेखक ने कहानी का जो नाम है या शीर्षक हम कहेंगे दानी पेड़ रखा था। तो यही हम करेंगे, लिखेंगे। तो अपने शब्दों में इसे लिखना है। तो ये याद रखना, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ केवल ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ से बस आपको मदद लेनी है। वाक्य भी आपके अपने होने चाहिए, शब्द भी आपके अपने होने चाहिए, और न कि जो मैंने कुछ पंक्तियाँ मैं लिखूँगा तो उसको आप लिख देना। करीब 4-5 वाक्यों में इसका आपका उत्तर आना चाहिए। तो उसमें ये बताना है कि दानी पेड़ लिखने का क्या कारण था। आपको बताना है कि लेखक द्वारा दानी पेड़ लिखने का क्या कारण था। तो शुरू करते हैं। इसमें है क्या कारण था? पेड़ अपना सब कुछ देता गया। किसके लिए? उस लड़के के लिए जो जिससे वह प्यार करता था, उसको वह बहुत पसंद करता था। जब भी वो आता था तो वह उसको खुश देखना चाहता था। और लड़का ज़रा स्वार्थी था। लड़का कैसा था? अच्छा मित्र हम नहीं कह सकते। वह अपने स्वार्थ के लिए आता था। चलो बचपन में तो पेड़ से फल प्राप्त करने, खेलने आता था, उसके साथ समय गुजारता था। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो वो स्वार्थी हो गया। केवल जब ज़रूरत पड़ती थी तभी उसके पास आता था। इसीलिए हम लड़के को दानी नहीं बोलेंगे। वो एक अच्छा मित्र साबित नहीं हुआ। उसने अपने ज़रूरत के लिए पेड़ की शाखाएं और तना काट दी। तो हम लिखेंगे, लेखक ने इस कहानी का उत्तर है, लेखक ने इस कहानी का नाम, इस कहानी का नाम, लेखक ने इस कहानी का नाम दानी पेड़ रखा है। दानी पेड़ रखा क्योंकि पेड़ ने अपना फल फूल
शाखाएं, शाखाएं, तना और तना और तना, सब कुछ अपने मित्र मनुष्य को, अपने मित्र मनुष्य को खुशी खुशी दान कर दिया, पेड़ का पूरा जीवन, पेड़ ने अपना पूरा जीवन, परोपकार में ही बिता दिया, परोपकार में ही बिता दिया, में ही बिता दिया, पूर्ण विराम। तो ये था हमारा उत्तर, जरा ऐसे ध्यान से नोट करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। लेखक ने इस कहानी का नाम दानी पेड़ क्यों रखा है? तो लेखक ने इस कहानी का नाम दानी पेड़ रखा क्योंकि पेड़ ने अपना फल, फूल, शाखाएं और तना सब कुछ अपने मित्र मनुष्य को खुशी खुशी दान कर दिया। पेड़ ने अपना पूरा जीवन परोपकार में ही बिता दिया। इस कारण से तो लेखक ने इसका शीर्षक, हम कहेंगे कहानी का शीर्षक, दानी पेड़ रखा। एक और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, पर हमें पेड़ के लिए क्या देना चाहिए? पेड़ तो हमें देते हैं, हम क्या दे सकते हैं? मनुष्यों की बात की गई है। इसको मैं मिटा के दूसरे प्रश्न पे आ जाता हूँ। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, कुछ देते हैं। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें पेड़ों को क्या देना चाहिए? हमें पेड़ों को क्या देना चाहिए? तो मनुष्य क्या दे सकता है पेड़ को? तो इसमें प्रश्न बड़ा आसान सा था कि पेड़ तो पूरा जीवन हमें देने में लगा देते हैं, हम क्या दे सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनको हमें काटना नहीं चाहिए, हमें जागरूक करना चाहिए लोगों को कि पेड़ ना काटे। ये तो काम हम कर सकते हैं। तो यही लिखेंगे हम भी उत्तर। पेड़ हमें बहुत देते हैं, पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। हमें पेड़ों को
पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए, धरती पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, तथा लोगों को पेड़ के महत्व पेड़ का महत्व और उन्हें जागरूक करना चाहिए। पूर्ण विराम। तो ये सारे काम हम लोगों को करना चाहिए। पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, इसे नोट कर लेंगे सब। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें पेड़ों के लिए हमें पेड़ों को क्या देना चाहिए। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें पेड़ों को कटने से रोकना चाहिए, धरती पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए तथा लोगों को पेड़ के महत्व और उन्हें जागरूक करना चाहिए। ताकि वे पेड़ को समझे, पेड़ का महत्व समझे, उन्हें बचाएं, उन्हें संरक्षित करें, वन महोत्सव मनाएं। तो इसी पे एक आगे का मैं एक प्रश्न बता देता हूँ, बहुत अच्छा है करने को। इसे भी आप तो खुद करते हैं, अब करने की बारी गतिविधियों पे आ जाते हैं हम चर्चा करने। तुम्हारे घर के आसपास कौन से पेड़ हैं, उनके पेड़ों के फल, पत्ते, डाली, तने और जड़ किस काम आते हैं। तो बच्चों ने ऑनलाइन कक्षा में बताया था मुझे कि उनके घर के पास आम का पेड़ है, उसकी लकड़ी काम आती है, फल काम आता है। और कुछ बच्चों ने नीम के पेड़ के बारे में बताया था कि नीम के पत्ते से दवा बनती है वो, और क्या तो उसके फल से जो होता है तेल निकलता है और उसे एक साबुन बनाए जाते हैं। उसकी खाल, जड़, सब कुछ, दातुन के बारे में बताया था और उसका हर भाग प्रयोग में आता है। विद्यालय में वृक्षारोपण सप्ताह बनाओ। तो बच्चों ने बताया कि अब तो विद्यालय आ नहीं सकते, एक गमलों में पौधा लगाते हैं। बच्चों ने आपको ऑनलाइन कक्षा में अपनी लगाए पौधे भी दिखाए थे, तो ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। वृक्ष की उपयोगिता विषय पे अनुच्छेद लिखो, ये हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में लिखाएंगे। पेड़ों का महत्व, इस अनुच्छेद का नाम होगा वृक्षों का महत्व। तो ये था हमारा अब करने की गतिविधियाँ। और पोस्टर वाला जो है, हम लोग ये वाली जो आने वाली प्रतियोगिता है, वर्षा ऋतु में जब वन महोत्सव मनाया जाता है, वृक्षारोपण सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में ही किया जाता है, क्योंकि पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं रहती। गर्मी और पानी मिलने के कारण पेड़ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसलिए वृक्षारोपण इसीलिए वर्षा ऋतु में ही मनाया जाता है। ये बच्चों से हमने चर्चा के द्वारा किया था। तो ये गतिविधियों के जो प्रश्न हैं, हम इसे ऑनलाइन डिस्कस करेंगे और उसे करेंगे। तो ये था हमारा दूसरा पाठ, दानी पेड़। कल से हम अपना तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।